Hello students, this is the 7th part of class 11th chemistry chapter structure of atom. So without any further delay, let's start the video. तो आज के इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, किस लिए यूज किया जाता है उसे देखते हैं। देखें, in 1890 Rydberg gave a very simple theoretical equation for the calculation of wave numbers of hydrogen spectrum. So equation is nu bar, यहाँ पे nu bar wave number है, nu bar equal to capital R 1 upon n1 square minus के 1 upon n2 square, where capital R is called Rydberg constant and its value is 109677 per सेंटीमीटर। तो रिडबर्ग ने जो इक्वेशन दी थी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए दी थी, और इसका फॉर्मूला होता है न्यू बार या वेव नंबर इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहाँ पे आर जो रिडबर्ग कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू है 109677 पर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है। तो जब स्पेक्ट्रम हमने आपको करा रखा है कि एक सीरीज होती है डिफरेंट वेवलेंथ की, जो कि हमने स्पेक्ट्रम सीरीज भी आपको करा रखी है लास्ट वीडियो में, जो हम पिछली वीडियो गई थी। तो स्पेक्ट्रम होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ रेज, यानी कि बहुत सारी वेवलेंथ, डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ की रेज को हम कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एमिशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब एनर्जी रिलीज करता है उस समय जो भी स्पेक्ट्रम रिलीज होता है उसकी सीरीज होती है, उसका रीजियन होता है। तो सबसे पहले रीजियन हमने आपको लिखा रखा है यूवी रीजियन, विजिबल रीजियन, इंफ्रारेड रीजियन। यानी कि यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रीजियन, विजिबल यानी कि जो दिखने वाला है, जो हम देख सकते हैं कि आगे जब स्पेक्ट्रम हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी हमें जो है एज अ दिखेगी। उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होती है जो कि एक दिखती नहीं है, लेकिन इंफ्रारेड कैमरे भी आते हैं जो रात में देखने के काम आते हैं। तो ये उस वाले रीजन से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें सीरीज अल्ट्रावायलेट में लाइमन सीरीज आती है, विजिबल में बामर सीरीज आती है, इंफ्रारेड में 3 सीरीज है, पास्टन, ब्रैकेट और पीफोन। तो अल्ट्रावायलेट में लाइमन, विजिबल में बामर और इंफ्रारेड में पास्टन, ब्रैकेट और पीफोन। ठीक है ना, जिसे हम फुंड भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे n1 और n2 दे रखे हैं, तो अगर लाइमन सीरीज है तो n1 इक्वल टू 1 होगा और n2 इक्वल टू 2 3 4 2 डैश आगे तक की वैल्यू। अगर बामर सीरीज है तो n1 हमारे पास में 2 होगा और n2 3 4 5। अगर ब्रैकेट सीरीज है तो n1 इक्वल टू 3 होगा और n2 इक्वल टू 4 5 6। अगर ब्रैकेट पास्टन सीरीज के लिए था, अगर ब्रैकेट सीरीज है तो n1 इक्वल टू 4, n2 इक्वल टू 5 6 7। तो वहां पर अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो या तो वो बामर सीरीज, लाइमन सीरीज इस तरह से दे देगा, या फिर वो खुद कह देगा कि एन एटम जंप फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम दिस सीरीज टू दिस सीरीज, यानी कि इससे इस सीरीज में जंप कर रहा है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होता है या किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेता है। तो ये सभी सीरीज n1 और n2 इसी के लिए है। लाइमन 1 से स्टार्ट, बामर 2 से स्टार्ट, पास्टन 3 से स्टार्ट, ब्रैकेट 4 से स्टार्ट और फुंड 5 से स्टार्ट। ठीक है ना, तो इसे नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो हमने अब तक 2 मॉडल पढ़ रखे हैं। पहला था आपका थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते थे। उसके बाद दूसरा था रदरफोर्ड मॉडल, जो कि गोल्ड फॉइल पर जो है अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बरिंग करने के बाद में, प्रैक्टिकल करने के बाद में मॉडल निकला। और उसके बाद में थर्ड आपका आता है
बोर एटॉमिक मॉडल। तो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल्स आर एज फॉलोज। तो बोर एटॉमिक मॉडल के जो मेन पोस्टुलेट्स या जो मेन पॉइंट थे वो क्या थे उसे देखते हैं। नंबर फर्स्ट, एन एटम कंसिस्ट अ हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर, यानी कि किसी भी एटम के सेंटर पर एक हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन्स उसके यानी कि न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। उसके अलावा सेकंड, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स which have a fixed value of energy and these orbits are called energy levels और stationary states, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल उन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, और उन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है। उसके बाद में जो द एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स इज, जो एनर्जी है डिफरेंट स्टेट्स की होती है, En इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो भी दे रखी हैं, h प्लैंक कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर m e और h की वैल्यू रख दें तो वैल्यू निकल के आती है En इक्वल टू माइनस के 13.6 n अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एक मेन फॉर्मूला है अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो, या फिर En इक्वल टू माइनस के 1312 यानी कि 1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल इनवर्स। तो दो तरह से आप एनर्जी निकाल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक आप किलो जूल में। ठीक है। उसके अलावा द रेडियस ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स इज आर n इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर वेयर a नॉट इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। तो रेडियस भाई एनर्जी हो गई ऑर्बिट्स की, तो उनकी रेडियस के लिए ये फॉर्मूला Rn इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर। यहाँ पर a नॉट एक फिक्स वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर। उसके अलावा द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स Vn इक्वल टू v नॉट z अपॉन n, जहाँ v नॉट 2.188 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड z इज एटॉमिक नंबर, जहाँ पे z जो एटॉमिक नंबर है। तो ये कुछ मेन पोस्टुलेट है, इसके अलावा भी है, पहले इन्हें नोट करो और उसके बाद में नेक्स्ट पोस्टुलेट्स देखते हैं। ठीक है ना, नोट करो। उसके बाद में 6 नंबर पे the angular momentum of electron is an integral multiple of h upon 2 pi, that means angular momentum mvr, mass velocity radius mvr equal to nh upon 2 pi। मतलब कि ये आपका नंबर 6 पोस्टुलेट था कि किसी भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनका एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ पर n नंबर ऑफ ऑर्बिट, h प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, मास वेलोसिटी r के एंगुलर इलेक्ट्रॉन्स का मास, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी और r उस ऑर्बिट की रेडियस। उसके अलावा नंबर 7 पे एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर, और एनर्जी तभी कोई एटम रिलीज करता है जब उसका इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में जंप मारता है या फिर एनर्जी ऑब्जर्व करता है या एमिटेड करता है, तभी जब वो किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप लेता है। ठीक है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, कुछ कमियां भी थी। तो वो कमियां, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये सभी चीजें जो थी वो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम पर थी जिस पर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यही कंडीशन जो है जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स थे जिनके ऑर्बिट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जो है इस चीज को कहीं पे फॉलो करते थे और कहीं पे फॉलो नहीं करते थे। उसके अलावा इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, जिसे जीमन इफेक्ट बोलते हैं, एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो हमारे पास में लाइन स्पेक्ट्रा था
वो अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता वो स्प्लिट हो जाता था। तो उस चीज को भी भाई वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो स्प्लिट हो जाते हैं जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो इस चीज को भी जो है आपका बोर मॉडल जो है क्लियर नहीं कर पा रहा था। उसके अलावा इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। एटम का 3D डायमेंशनल मॉडल एक्सप्लेन करने में ये अनेबल था। इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की शेप्स को भी निकालने के लिए कि भाई अगर मेरे पास में CO2 है तो वो लीनियर है या ट्राइंगुलर है, इस तरह से शेप नहीं बता पाता था आपका ये जो है बोर एटॉमिक मॉडल। इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। ये दो टॉपिक हम आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या आगे इन्हीं मतलब इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक हैं। तो आज आप इन सभी को नोट करें और इस वीडियो में इतने। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने एनर्जी और रेडियस और रिडबर्ग फॉर्मूला उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उन पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इन टॉपिक्स को जो भी फर्दर टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।